आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। क्या नरेंद्र मोदी अपने राजनीति के आखिरी दिन गिन रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर ये कुछ आखिरी दिन अपने मुकम्मल कर रहे हैं? क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी अपने अब तक के सबसे कमजोर वक्त से गुजर रही है? क्या उनका जो पॉलिटिकल करियर है अब क्या खात्मे की तरफ जा रहा है? और क्या उनका पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव, एक प्रधानमंत्री के तौर पर क्या उनका ऑल्टरनेटिव आरएसएस ढूंढती हुई नजर आ रही है? और क्या ये सही वक्त है कि और अग्रेसिव होकर कांग्रेस बीजेपी के ऊपर वार करे, ताकि जो आखिरी, एक तरह से कहते हैं कि कोफिन में आखिरी नेल जो है वो ठोक दिया जाए, वो कांग्रेस कर दे तो काम क्या तमाम हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे। ये तमाम बातें मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि इसी तरह की, इससे मिलती जुलती बातें जो है वो कही है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की अपनी मीटिंग में कहा है कि पॉलिटिकली फिनिश्ड हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस से इस वक्त डरे हुए हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में उन्होंने ये बातें कही और उन्होंने ये कहा कि उनका ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी का ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है। आपको ये याद होगा कि राहुल गांधी ने ये जंतर मंतर पर, जब प्रदर्शन भी नहीं शुरू हुआ था उससे पहले ही राहुल गांधी ने ये भविष्यवाणी की थी, ये बताया था, चेता दिया था देश को, ये कहा था कि 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे। राहुल गांधी का इशारा क्या इस तरफ है कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे और कोई और चेहरा आएगा? जो कह रहे हैं कि नए चेहरे की तलाश जो है वो की जा रही है, या फिर वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी फिलहाल जेन जी, जेन अल्फा और इसके साथ साथ देश का हर वर्ग, आप समझिए कि सरकार से सवाल पूछ रहा है, कटघरे में खड़ा कर रहा है, डर खत्म हो गया है और हर कोई ये कह रहा है कि बस अब हो गया, अब आप जाइए, अब हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या सरकार गिर सकती है? और इस सरकार के दिन पूरे हो गए हैं। ये तमाम वो सवाल हैं जो राहुल गांधी के इस बयान के बाद उठ खड़े हुए हैं। आपको ये पता है कि अभी फिलहाल कांग्रेस बहुत अग्रेसिव नजर आ रही है, राहुल गांधी बहुत अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। लगभग हर रोज वो किसी न किसी मंच पर पहुंचकर वो सीधे तौर पर वार कर रहे हैं आरएसएस पर, और वो वार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। और अब जिस तरह से उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंस है, ये जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद, और जिस तरह से उन्हें जेनजी का सपोर्ट मिल रहा है, आप ये पाएंगे कि वो बिल्कुल एकदम से एक दूसरे ही अंदाज में नजर आ रहे हैं और वो लगातार वार कर रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर। और उनको ये पता है कि फिलहाल जो पूरा का पूरा जेनजी और अब तो जेन अल्फा भी कहा जा सकता है, वो विपक्ष के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। आज भी वो एक कार्यक्रम में गए और उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया, स्वराज क्या है, इस सब के बारे में उन्होंने गांधी जी के जो आइडियल्स रहे, गांधी जी ने जिस तरह से देश को किस तरह से देखा, देश के हर नागरिक को किस तरह से देखा, उस सब के बारे में उन्होंने बहुत बेहतरीन बातें राहुल गांधी ने रखी हैं। मैं उसके कुछ अंश आपको सुनवाना चाहूंगी। सुनिए आप कि क्या इंपॉर्टेंट बात राहुल गांधी ने कही है। सुनिए पहले आप राहुल गांधी को। Mr. Narendra Modi says, I forgive the students. Yeah, please, I forgive you. Meaning what? You are a bunch of jokers. I am very smart. I know everything. You don't understand everything, and I forgive you. Then suddenly they got scared, and Mohan Bhagwatji says, no, we should not attack the students. You are attacking the students every day because you believe you know the truth. If a student comes to me, in my mind, he knows or she knows her truth better than I will ever know their truth. My job is to listen to it. My job is to appreciate it. My job is to try and understand it. But I don't know it. I will never know it. That is really the political fight that is taking place. Your parents. तो यहाँ राहुल गांधी को आपने सुन लिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन लोगों को ये लगता है, नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स को माफ कर दिया, तो उनको ये लगता है कि हम लोग जो है, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। ही इज वेरी स्मार्ट, वी आर बंच ऑफ जोकर्स। वो जो कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे, उस पर यकीन कर लिया जाएगा। राहुल गांधी सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि जो शख्स जिस पोजीशन में है उसको वही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता है। पूरा का पूरा आप जब आप सुनेंगे राहुल गांधी को,
तो ऐसा आपको समझ में आएगा कि वो कुछ ऐसी रैंडम बातें नहीं कर रहे होते हैं जो आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस के लोगों को, आप बीजेपी के लोगों को आप कहते हुए सुनते हैं। वो बाकायदा तौर पर आपको फिलॉसफी, आपको वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाते हुए नजर आते हैं कि कैसे आपके दिमागों को, आपको कैप्चर कर लिया गया है और उस गुलामी से आजादी की तरफ वो एक तरह से अपने भाषणों के जरिए कि कैसे किया जाए उसके बारे में वो बताते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी ने ये भी बताया कि देखिए कैसे जब शेर होता है, जब जंगल में होता है तो वो कैसे आजाद होता है और पिंजरे में जब आ जाता है तो उसकी हालत कैसी होती है। तो ये मोबाइल जो युवाओं के हाथ में थमा दिया गया है ना, उन युवाओं को दरअसल उसी पिंजरे में कैद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि तमाम लोग, हर जो जेनजी है और जो बच्चे हैं वो तमाम मोबाइल हाथ में लेकर बस स्क्रॉल करते रहते हैं स्क्रीन, और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं। लेकिन देखिए इसी में ही एक लड़की जो वहां पर थी इस कार्यक्रम में, उसने कहा कि आपको ही देखते रहते हैं। तो बड़ा ही कैजुअल एक मूवमेंट जो है वो सामने आया। राहुल गांधी बहुत पते की बात इसमें बोल रहे थे। सुनिए आपकी राहुल गांधी ने यहाँ क्या कहा है और किस तरह का ये एक तरह का एक लाइट, एक फैन मूवमेंट भी यहाँ पर देखने के लिए मिला। सुनिए आप पहले राहुल गांधी को। तो स्व पे राज करता है, राइट? शेर को आप, शेर अपने स्व पे राज करता है और वही शेर जू में कोलैप्स कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से काट दिया है। तो हमारे स्टूडेंट्स 24 घंटा इसको देखते रहते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको जू में बंद कर दिया गया है। ये पिंजरा है, मगर वो तो है, बट ये पिंजरा है। ये 21वीं सदी का, और इसकी जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं इसके। तो आपने राहुल गांधी को सुन लिया और राहुल गांधी पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक तरह का पिंजरा है जिसमें आपको कैद किया जा रहा है, जिसमें आपको आपका वक्त एक तरह से जाया किया जा रहा है। तो वहां पर बैठी हुई लड़की जो है वो ऑडियंस में वो कहती है कि सर आपको ही देखते रहते हैं। तो आपने देखा कि राहुल गांधी ने फिर उसका किस तरह से जवाब दिया है। अभी आप ये देख रहे हैं कि कांग्रेस अपने बहुत अटैकिंग मोड में है और राहुल गांधी, यही मंत्र उन्होंने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अभी जो कांग्रेस है वो कहते हैं ना कि जो लोहा गर्म है और अभी एक तरह से वार करने की जरूरत है। बिल्कुल वही मंत्र राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को देते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी कांग्रेस को और ज्यादा अटैकिंग मोड में आने की जरूरत है, और वही अब कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 800 शहरों में छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है उस पर वो अलग अलग जगहों पर करेगी। जो बड़े जगहें हैं वहां पर राहुल गांधी शामिल होंगे अलग अलग जगहों पर, फिर उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं, जो और नेता हैं कांग्रेस के, वो तमाम जगहों पर शिरकत करेंगे। तो एक दो जगह नहीं बल्कि 800 शहरों में अब छात्रों की गूंज कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। उसके अलावा जो राम मंदिर में जिस तरह की लूट हुई है उसको लेकर जनता के बीच जाया जाएगा, और इसके अलावा वंदे मातरम को लेकर भी जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, उस सबको के बारे में भी लोगों तक पहुंचा जाएगा। अब आप ये देखिए कि अमित शाह को जवाब ये देना था कि जो पैलेट गन्स चलाई गई वो किसके आदेश पर चलाई गई, छात्रों के ऊपर जो बर्बरता हुई वो किसके कहने पर हुई। अगर आपके आदेश पर हुई तो आप इसके लिए कल्प्रेट हैं, आप इस्तीफा दीजिए। आपको नहीं पता था तो आप अक्षम हैं तो भी आप इस्तीफा दीजिए। यही राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि कैसे जो एक लंबा चौड़ा सेशन चला मॉनसून सत्र का, उसमें एक दिन भी अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए। विपक्ष लगातार मांग करता रहा और वो जवाब उन्होंने नहीं दिया। अलग अलग तरह की बातें वो करते हुए नजर आए, भटकाते हुए, अटकाते हुए नजर आए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की, कि वो पार्लियामेंट में आकर जवाब दे दे। लेकिन उसके बाद से आप ये देख रहे हैं कि जब से इंडिपेंडेंस डे के दिन वो वीडियो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने आई है और अब कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया है कि हम वंदे मातरम के 2 स्टैंजा ही गाएंगे, जो महात्मा गांधी से लेकर और तमाम लोगों ने उस वक्त गाए उसी को ही हम गाएंगे, उससे आगे नहीं गाएंगे। तो अब आप ये देखिए कि कांग्रेस को देशद्रोही, देश का अपमान करने वाली, मुसलमानों का अपीजमेंट करने वाली, ये सब कुछ जो है वो कहा जा रहा है।
और अमित शाह अब अपनी फेवरेट एजेंसी एएनआई को बुलाकर इसी पर ही बाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो उनका काम है, जिस पर उनको जवाब देना चाहिए एक होम मिनिस्टर के तौर पर, उस पर तो उनके पूरे लब सिले हुए हैं। उसके लिए तो उन्होंने किरण रिजिजू को आगे कर दिया है और किरण रिजिजू बेशर्मी से झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। लेकिन अमित शाह यहाँ पर, क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी ये वही 2014 2019 है, वंदे मातरम पर घेरो, ये कहो कि कांग्रेस देशद्रोही है, देखिए ये कभी देश के साथ थे ही नहीं, ये कैसे पाकिस्तान परस्त हैं, ये मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, ये तमाम चीजें। देखिए अब इनको ये समझना चाहिए कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, अब बस हो चुकी है। अब शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर आपको चप्पे चप्पे पर, गली नुक्कड़ चौराहे पर आपको घेरा जा रहा है, उसका जवाब आप दीजिए। तो उसके लिए वो कुछ और लेकर आए हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन पहले आप सुनिए कि सबको लेकर सुप्रिया शिनित ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है और वो अलग अलग मुद्दों पर घेर रही है, तो आज जो है उत्तराखंड में जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है उसके बाहर कुमारी शैलजा जो है, उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस के लीडर ने, पवन खेड़ा और तमाम जो कांग्रेस के दूसरे लीडर हैं, उन्होंने बैठकर वहां पर धरना प्रदर्शन किया है। वो अगर तस्वीर यहाँ पर आप लगा सकें, दिखा सकें तो दिखाइए। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। तो होश में तुमको आना होगा, इस तरह की नारेबाजी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर उत्तराखंड में जो की जा रही है वो आप देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं पवन खेड़ा से लेकर तमाम जो नेता है कांग्रेस के, उनके यहाँ पर तो अब ऐसा लग रहा है कि इसके तहत क्या अब अलग अलग जगहों पर इलेक्शन कमीशन को भी घेरने की तैयारी जो है वो क्या की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, इसको हटा लीजिए, अब मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि सुप्रिया शिनित ने जो वंदे मातरम की पूरी कंट्रोवर्सी है और जिसको लेकर अमित शाह ने लंबी चौड़ी अपनी जो है बाइट जो है एएनआई को दी है, उस पर जो पलटवार किया, उस पर जवाब दिया है। और एक तरह से आप ये देखिए कि ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने आज के प्रोग्राम में भी कहा कि ये एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉर है। और क्या इसी के तहत वंदे मातरम को लेकर ये स्टैंड लिया गया है, जिस पर पूरी तरीके से कांग्रेस को बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर, गोदी मीडिया के पत्रकार, सोशल मीडिया पर, तमाम जगह पर, लेकिन कांग्रेस ने अपना स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है। सुनिए आप सुप्रिया शिनित को। की हिम्मत कैसे हो रही है कि वो महात्मा गांधी को देश विरोधी कहें? अमित शाह की हिम्मत कैसे है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह सुभाष चंद्र बोस को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह आचार्य कृपलानी को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह मौलाना आजाद को देश विरोधी कह रहे हैं? और क्या अमित शाह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को देश विरोधी कह रहे हैं? क्योंकि 1937 में 1937 28 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गुरुदेव की सलाह पर दो छंदों को वंदे मातरम की मंजूरी दी थी, जिनको अडॉप्ट किया था, उसी को हम आज भी गाते हैं। जिस चीज को गांधी जी ने सहमति दी, नेहरू जी ने सहमति दी, सरदार पटेल ने सहमति दी, सुभाष चंद्र बोस ने सहमति दी, आचार्य कृपलानी ने सहमति दी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर जो किया गया, हम वो मानेंगे, अमित शाह की बात मानेंगे? और अमित शाह जी, विभाजन की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि असलियत तो यह है कि इस देश की जंगे आजादी में आपकी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटा था। आपके पूर्वज माफीनामे और मुखबिरी करते थे, आपके पूर्वज रत्नागिरी में पेंशन पर रहते थे। और यह बात मैं नहीं कह रही हूं, ये उन्हीं के परपोते कोर्ट में बता रहे हैं। आपके पूर्वजों ने इस तरह से प्रेरित किया नाथूराम को कि उसने बापू की हत्या कर दी। आपका इतिहास बहुत सियाह है। मुस्लिम लीग की बात करते हैं आप, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 1942 में जब पूरा देश करो या मरो, डू और डाई के नारों के तहत क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवा रहा था, तो आपके पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें क्यों चला रहे थे? बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में। अरे वो तो फजलुल हक की उस सरकार में शामिल थे, वो फजलुल हक जिसने पाकिस्तान की थ्योरी लाहौर अधिवेशन में ही दे दी थी 1942 से बहुत पहले। और मुझे एक बात जरूर बताइएगा अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी लाहौर लपके हुए क्यों गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी वाघा बॉर्डर क्यों गए? और लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पर क्यों गए? आपका इतिहास बहुत सियाह है। आप लोगों ने तिरंगे को अशुभ कहा, 53 साल तक उसका बहिष्कार किया। आपने कभी भी वंदे मातरम नहीं गाया।
आप नमस्ते वत्सल्य में जो भी गाते हैं, असलियत यह है कि आपने संविधान की प्रतियां जलाई। आज आपको दो बातों का जवाब देना है। छात्रों पर पैलेट गन किसने चलवाई, क्या आपको पता था या नहीं पता था? इन बातों का जवाब देना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को देश विरोधी कहने की ना आपकी हिम्मत है और ना हैसियत है। जबान संभाल के बात करिएगा और इस देश की जंगे आजादी पर बोलने का आपको रत्ती बराबर हक नहीं। तो यहाँ आपने सुप्रिया शिनित को सुन लिया और बेहद आक्रामक अंदाज में उन्होंने कहा है कि वो आरएसएस की यहाँ पर बात करें। सीधे तौर पर वो कह रही है कि आपकी छोटी उंगली का नाखून भी जंगे आजादी जो है उसमें शामिल नहीं था, और आप मौलाना आजाद से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर आप महात्मा गांधी से लेकर इन तमाम लोगों को आप देशद्रोही बता रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को आप देशद्रोही बता रहे हैं। अगर आप 1937 की बात करते हैं और जो छंद थे, जो पैराग्राफ थे जिनको शामिल किया गया था, अगर वही कांग्रेस पढ़ने की बात करती है तो आप उसको देशद्रोही कह रहे हैं, देश की का अपमान करने वाला आप बता रहे हैं। तो आप देशभक्ति का पाठ जो है वो देश को ना पढ़ाएं, क्योंकि बीजेपी को यही तो गुमान हो चला है कि उनका सिनोनिम बन चुका है, बीजेपी का सिनोनिम देश, और नरेंद्र मोदी का भी सिनोनिम जो है वो देश बन चुका है। यानी कि अगर उनकी आप बात करेंगे तो आप देश का अपमान कर रहे हैं, और उन्होंने जो कह दिया वही आखिरी बात है और उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। वही उनको ये लग चुका है कि वो जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं वही असली राष्ट्रवाद है, उसी की अब जितना कुरेदेंगे उतनी ही पोल खुलती हुई नजर आ रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और चाहे सावरकर की बात करें, गोडसे की बात करें, आपने तो देख लिया कि कोर्ट में क्या कुछ सिद्ध जो है वो पहले से ही हो चुका है। लेकिन एक जो बात सुप्रिया शिनित कह रही थी, वो कह रही थी कि आप जवाब दीजिए कि पैलेट गन और टीयर गैस की वो बात कर रही थी कि किसने चलाई, उसका जवाब आप दीजिए। तो इसी बीच में आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पैलेट गन से लेकर टीयर गैस तक जंतर मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है और ये कहा है कि पुलिस एक्शन की अब जांच होगी। और मैं आपको ये बता दूं कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें जस्टिस आर सुभाष रेड्डी पूर्व जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के वो अध्यक्ष हैं, जस्टिस रवि शंकर झा पूर्व चीफ जस्टिस हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, जस्टिस शैलेंद्र कौर हैं पूर्व जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, ऋषि कुमार शुक्ला पूर्व सीबीआई निदेशक, और LR बिश्नोई पूर्व डीजीपी हैं मेघालय के, उनको इसमें बनाया गया है। और ये तमाम बातें हैं कि जो मुख्य बिंदु हैं उन पर पूरी तरीके से कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन, इलेक्ट्रिकल लाठी, बिना चेतावनी आंसू गैस और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप की जांच और भविष्य के लिए सुझाव के लिए कमेटी बनाई गई है। भीड़ को काबू करने के लिए बल का प्रयोग करते हुए पुलिस के वर्दी में ना होने के आरोप की भी जांच होगी, यानी कि सादी वर्दी में जो लोग आपको वहां पर नजर आ रहे थे। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुई हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़ की भी जांच होगी। अगर उनके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ हुई है, जो हमने देखा था कि वहां पर कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। प्रदर्शनकारियों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और निजता के उल्लंघन के दावों को भी देखा जाएगा, जिस तरह से उनकी फेस रीडिंग जिस तरह से की जा रही थी। और ये सीधे तौर पर ये भी कहा गया है, साकेत गोखले ने ये क्लेम किया है कि क्या ये डेटा जो है क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुहैया कराया गया था। तो जो तमाम पॉइंट्स उठाए जा रहे थे उस सब की जांच होगी। आपको याद होगा दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि उन्होंने अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने पैलेट गन और ये तमाम चीजें, उस पर तो आपको पता ही कि क्या जवाब उन्होंने दिया है, लेकिन अत्यधिक बल का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। और ये भी कहा था फेस रिकग्निशन को लेकर जब सवाल पूछा गया तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है सिर्फ उन्हीं का ही रिकॉर्ड उनके पास आया है, उन्हीं को ही रिकग्नाइज जो है वो किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये सीधे तौर पर जो टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से क्लियर किया है। तो लगातार जो आप देखिए कि किरण रिजिजू और बीजेपी के तमाम नेता जो झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कि पैलेट गन नहीं चली, अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं हुआ, किसी के हाथ पैर तो नहीं टूटे, कोई मरा तो नहीं। सोचिए आप किस तरह की बातें ये बोल पाते हैं ये लोग, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब उन तमाम पहलुओं की अब जांच होने जा रही है और ये 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो बना दी गई है, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए। और ये कह सकते हैं कि ये भी राहुल गांधी की एक जीत है कि राहुल गांधी ने भी इसकी मांग की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है बनाई जानी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और जो इन तमाम चीजों की जांच करेगी और बताएगी कि कैसे, क्या, कब, किस तरह से हुआ, किसके कहने पर हुआ। तो क्या इसमें अमित शाह भी के लपेटे में आएंगे? क्योंकि दिल्ली पुलिस से पूछा जाएगा किसने आदेश दिया, किसके कहने पर यह किया गया। तो क्या आप पार्लियामेंट के अंदर जवाब नहीं दे रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं? लेकिन अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट पूछता है तो क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब देना होगा? ये महत्वपूर्ण बात है। और साफ तौर पर आप ये देखिए कि आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। ये भी आप ये देख रहे हैं कि जैन एल्फा जो है वो उसने तो कमाल ही कर दिया है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे से, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर हर जगह छोटे छोटे मासूम बच्चे, छठी, पांचवी, चौथी क्लास तक के जो है वो सब भी बाहर आकर के हमें प्रिंसिपल बदलना है, हमारी स्कूल की बिल्डिंग न शिफ्ट की जाए, हमारी किताबें हमें टाइम पर दी जाए, फीस की बढ़ोतरी को कम किया जाए, सड़कें बनाई जाए, इस तमाम चीजों को लेकर वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मोदी जी किस किस से आप अपनी नजरें चुराएंगे और कहां कहां तक आप जवाब देने से बचेंगे? वो मिडिल क्लास जो आपका सबसे बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, वही मिडिल क्लास आपसे पूरी तरीके से छिटक चुका है। और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं और उनका ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने सुझाव भी अगर आपके कुछ हैं तो वो भी वेलकम है, प्लीज वो भी मुझे बताइए। नमस्कार।